सपने एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि सीटेट के सीरीज के क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है फ्रेंड्स। इसके पहले हमने इसका 4 प्रैक्टिस सेट कराया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो योग्यता आपकी होती है, एबिलिटी जो आपकी होती है, और एबिलिटी के ग्रुप के जो उसके परिप्रेक्ष्य में आपका इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, या योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य होगा। फर्स्ट आपका है, छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। दूसरा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए छात्रों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। थर्ड आपका है, विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। 4, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा की समरूपी या होमोजीनियस होना चाहिए। कक्षा को होमोजीनियस होना चाहिए या फिर कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। कैसा शिक्षण अपनाना चाहिए, बहुस्तरीय शिक्षण को, मल्टी लेवल जो टीचिंग है उसको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, अपनाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से जो आपका कथन दिया हुआ फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा आपका कथन ट्रू है, जो कि राइट होगा। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण। सेकंड आपका है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, तो आपका गलत होगा। थर्ड आपका है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। ये आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, तो थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र मतलब कॉन्सेप्ट मैप का क्या करते हैं, निर्माण करने को कहता है या कहती है। कोई एक अध्यापिका है फ्रेंड्स या अध्यापक है जो क्या कहता है, विद्यार्थियों को अपनी अवबोधनात्मकता को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हुए आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करिए। ठीक है, तो वह क्या करने के लिए कहती है। ऑप्शन 1 आपका है, छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या रही है। सेकंड आपका है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों या रूब्रिक्स के विकास का प्रयास कर रहा है या कर रही है। थर्ड आपका, विद्यार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रहा है या रही है। चौथा आपका क्या है फ्रेंड्स, फोर्थ आपका है, रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या होगा, रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी होगी, जिससे बालक का क्या होगा फ्रेंड्स, जब कॉन्सेप्ट मैप बालक बनाएगा तो क्या होगा, उसमें उसके क्रिएटिव माइंड का डेवलपमेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका है, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।
ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, जो कि गलत है। सेकंड आपका क्या है, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, यह भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्या है, आंकड़ों को प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, यह भी आपका फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, आंकड़ों वगैरह का निर्माण इसमें ग्राफ का करना नहीं है। चौथा आपका क्या है, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता को क्या करना है, परीक्षण करना है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता को क्या करना है, परीक्षण करना, उसका टेस्ट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। पहला आपका है, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता या शॉक्ड व क्रोध का प्रयोग करना। थर्ड आपका है, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। फोर्थ आपका है, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, राइट है, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने या फिर शटरिंग, हकलाने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, शटरिंग, इसकी समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। कौन सा इसमें मेथड जो होगा, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, हकलाने वाले छात्र की समस्या को हम दूर कर पाएंगे। पहला आपका क्या है, परिणामकारी वाक, प्रैग्मेटिक स्पीच। दूसरा क्या है, लंबित वाक या क्या है, प्रोट्रैक्टेड स्पीच। या फिर थर्ड आपका है, अनुसृत वाक, डिक्टेटेड स्पीच। फोर्थ आपका है, प्रवर्धित वाक, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, आप लोग बताएं। कोई भी छात्र अगर हकला रहा है तो उसके लिए कौन सा आप उपाय, इन चारों ऑप्शंस में से आप कौन सा कर सकते हैं, जिससे आपका ये हकलाने की समस्या क्या हो जाए, स्टूडेंट्स में दूर हो जाए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, जो कि क्या है, प्रवर्धित वाक, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच में, इसमें जो बालक होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बार बार उच्चारण करवाते हैं, जिससे उसका निदान क्या होता है, संभव होता है। क्योंकि एक ही शब्द को हम बार बार उससे उच्चारण करवाएंगे, उससे ट्राई करवाएंगे बोलने की, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास की कमी होती है, उसके जो साइको उसका जो कॉन्सेप्ट उसका होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट की जो कमी उसमें रहती है, क्या होता है, उसको आत्मविश्वास हम दिलाते हैं कि उससे क्या कर पाता है बच्चा, बोलने में किसी चीज़ को क्या गंभीरता से वो ले पाता है और अच्छे से क्या कर पाता है, बोल पाता है। ठीक है, जो अस्थिरता आती है साइकोमोटर डोमेन में, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें जो अस्थिरता रहती है उसमें हम क्या कर पाते हैं, स्थिरता लाने का प्रयत्न करेंगे। किससे, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच से, प्रवर्धित वाक जो होता है, इसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, उसमें अस्थिरता को दूर कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका आगे का जीवन प्रभावित नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वह ट्राई करेगा कि वह बोल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सीखने में आसक्त मतलब डिसेबल जो बच्चा है, बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा व सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन या फिर लेवरेजिंग निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। फर्स्ट आपका है उपचारात्मक प्रत्युत्तर, सेकंड आपका अधिगम का सर्वाधिक सार्वभौमिक प्रारूप, थर्ड संग्रथित अधिगम एम्बेडेड लर्निंग, फोर्थ आपका है हस्तक्षेपी अधिगम। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, जो कि क्या है एम्बेडेड लर्निंग, जो कि क्या है संग्रथित अधिगम।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक समावेशी कक्षा वह है जहां क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है, एक समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों को सक्रिय भागीदारिता, बच्चों की क्या होती है इसमें सक्रिय भागीदारिता होती है। क्या होता है, अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता। या फिर सेकंड आपका, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व क्या करता है सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का क्या करता है निर्माण करता है। विविध जो भिन्न भिन्न अधिगम होते हैं, सार्थक जो अधिगम होते हैं, उनसे रिलेटेड जो उसका अनुभव होता है उस परिवेश का अध्यापक क्या करेगा फ्रेंड्स निर्माण करेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। बट आइए थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए, भार वगैरह हमें कम नहीं करने हैं, और पुस्तकों जो पुस्तक है पुस्तक से ही हमें पढ़ना है। तो हमें क्या करता है बुकिश लैंग्वेज हमें नहीं देनी है स्टूडेंट्स को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें, ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा, जो कि क्या है। आप बालक के लिए क्या करिए, भिन्न भिन्न उसे सार्थक अधिगम का क्षेत्र माहौल पैदा करिए। जो बाहर जो एनवायरनमेंट लर्निंग है, बाहर अब उसके शिक्षा को क्या करें बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ाएं, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ पाए, उसको पढ़ने में क्या हो सुगमता हो, चीज़ों को समझने में क्या हो आसानी हो। इस प्रकार क्या करेगा बच्चा, चीज़ों को जल्द से जल्द सीख पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसके लिए कौन सा असाइनमेंट राइट होगा। फर्स्ट आपका है, विभिन्न विषयों या थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। क्या है आपका फ्रेंड्स, विभिन्न विषयों या थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का क्या करना फ्रेंड्स निर्माण करना। सेकंड आपका क्या है, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। थर्ड आपका, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत एक अभ्यास। चौथा आपका है, उसे समवयस्की साथियों को अनुदेशित या अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो कि राइट है। क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा असाइनमेंट, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भिन्न भिन्न थीम्स देनी पड़ेंगी, जिसपे क्या करे वो आदर्शात्मक तरीके से क्या कर पाए पुस्तक का निर्माण करेगा, क्रिएटिव अपनी थिंकिंग लगा पाएगा, अन्य डाइवर्जेंट थिंकिंग करके वह चीज़ों को कर पाएगा, लिख पाएगा, उस पर भिन्न भिन्न तरीके से सोच पाएगा। इससे उसका क्या होगा, माइंड का डेवलपमेंट होगा, उसके सामाजिक भी उसका विकास होगा, क्योंकि वह चारों दिशाओं में क्या कर पाएगा अच्छे से सोच पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। फर्स्ट आपका है, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशीलता न होना। सेकंड आपका है, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। थर्ड आपका है, विद्यालय में सैमपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। फोर्थ आपका क्या है, अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उनमें कम आय देना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 जो कि क्या है, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या का क्या कर पाते हैं स्वीकार नहीं कर पाते, उसको स्वीकारते नहीं हैं, उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना।
मतलब उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं, पाठ्यचर्या जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ उनके लिए जो विकल्पात्मक जो पाठ्यचर्या होती है, जो विकल्प ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए क्या करना, उसकी सुविधा उनको देना, ताकि वो क्या कर पाएँ, एक सब्जेक्ट में अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं कम से कम उनके लिए विकल्प होगा तो क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स, अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं बच्चे, विद्यालय को छोड़ देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अक्षमताएं क्या हैं फ्रेंड्स? पहला, सामान्य या उनसे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में क्या होती हैं फ्रेंड्स, पाई जाती हैं। सेकंड आपका, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। थर्ड आपका, वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। फोर्थ आपका, पठन अक्षमता के पर्याय हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि क्या, अधिगम अक्षमताएं क्या है, सामान्य या उनसे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले भी क्या कर पाते हैं, उनमें भी पाई जाती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं फ्रेंड्स। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां क्या होता है, फर्स्ट आपका है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। ये तो आपका गलत होगा, केवल जहाँ भी आ गया वो निगेटिव शब्द है तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, हमें टीचर के हिसाब से नहीं चलना बल्कि हमें बच्चे के हिसाब से चलना है। थर्ड आपका क्या है फ्रेंड्स, परिवर्तनशील या लचीली क्या है, पाठ्यचर्या, मतलब जो हाँ भी लचीले में पाठ्यचर्या मिल जाए वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो हमें चेंजेबल या फिर क्या होगा, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम जरूरी होता है छात्रों के लिए, जो कि क्या हो, बच्चों के हिसाब से चले। इनमें क्या होता है, समस्याओं का समाधान जो होता है अतिशीघ्र होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसमें पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें विद्यालय और कक्षा पर क्या होती है, इसमें अधिक से अधिक भूमिका होती है, जो कि स्टूडेंट्स को उनके फिजिकल और उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लचीली उनकी पाठ्यचर्या हो, परिवर्तनशील पाठ्यचर्या हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या है? फर्स्ट आपका फ्रेंड्स है, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। सेकंड, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। थर्ड, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। फोर्थ आपका है, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। जो लर्निंग है वो क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। क्या फ्रेंड्स, सोशल एक्टिविटी है। क्या करते हैं हम, लर्निंग क्या करते हैं, समाज से हम सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, भाई से सीखते हैं, बहन से सीखते हैं, अपने रिश्तेदार से सीखते हैं, आसपास पड़ोस से सीखते हैं। क्या करते हैं हम, लर्निंग डे बाय डे करते रहते हैं और सूचनाएं एकत्रित करते हैं। ठीक है। और इसके अवधान में क्या होता है, भाषा होती है, आपकी लैंग्वेज पाई जाती है, चिंतन पाया जाता है, तर्क पाया जाता है, स्मरण शक्ति को आदि ये सभी शामिल होती हैं। क्या क्या होती हैं, लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग शामिल होती है, रीजनिंग का आपका डेवलपमेंट होता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता आप में डेवलप होती है। ठीक है। और स्मरण जो आप लर्न करते हैं चीज़ों को, उसकी शक्ति का भी विकास होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? ऑप्शन 1 आपका है फ्रेंड्स, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। या फिर सेकंड आपका, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। थर्ड आपका है, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। फोर्थ आपका फ्रेंड्स, उसे बार बार की जाने वाली त्रुटियों की अपेक्षा कम होने वाली त्रुटियों की अधिक
संशोधन करना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है फ्रेंड्स, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में क्या करती है फ्रेंड्स? हस्तक्षेप करती है। ठीक है, सामान्य अर्थ में या फिर जो अवबोध, उनके ज्ञान, उनके जानकारी में क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे अपने दोस्त यारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें फ्रेंड्स। जो भी सीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे चैनल से फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? पहला आपका है भावनाओं की क्या है? आलोचना, जो आपकी भावना है उसको क्रिटिसाइज करना। या फिर सेकंड, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये तो आपका राइट होगा। भावनाओं के प्रति जागरूकता, ये भी आपका सही हो जाएगा। भावनाओं का प्रबंधन, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पूछा? निगेटिव नहीं है। कौन सा ऐसा जो भावात्मक नहीं है? तो निगेटिव आपका पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा आपका। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा, क्योंकि पूछा ही गलत हो तो जो गलत हो वही आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? फ्रेंड्स, किसी क्लास में क्या होता है, जब आकलन प्रक्रिया होती है, उसके दौरान क्या होता है, देविका कोई एक लड़की है, जो उसका आकलन करते समय उसमें क्या होती है? उत्तेजना उसकी क्या होती है? ऊर्जावान होती है। जबकि वहीं राजेश होता है, उसका जब आकलन किया जाता है तो क्या होता है? वो अनुत्साही होता है, निरुत्साही होता है, उसमें उत्साही बिल्कुल नहीं होता। तो एक ऊर्जावान रह रहा सेम टाइम पे, उसी सेम टाइम पे एक राजेश जो कि क्या है, उसमें उत्साही नहीं है, वो उतना उत्तेजना उसमें क्या हो रहा है, उसका उत्साह नहीं प्रदर्शित कर पा रहा। तो इन दोनों में किस टाइप का अंतर है? पहला आपका क्या हो? अनुकूलन का स्तर आपका हो गया। सेकंड आपका विचारों का घनत्व। तीसरा आपका है समयांतराल। चौथा आपका भावनाओं का पराकाष्ठा। आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसमें क्या होगा? अनुकूलन का स्तर क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या पाया जाएगा? अनुकूलन में अंतर हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स? जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, प्रत्येक हमारा देश क्या है, भिन्न भिन्न जाति, रंग, रूप, भिन्न विभिन्न प्रकार के लोग, जाति धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। क्योंकि एक क्लास में अगर स्टूडेंट आपके 30 हैं तो अन्य अन्य जाति धर्म समुदाय से आते हैं। तो सबका जो है क्या होगा, सबका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबका सामाजिक स्तर, बौद्धिक स्तर, सबकी आर्थिक स्थिति सेम एक जैसी नहीं होगी। सबका क्या होगा? मानसिक डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होगा। तो सब में डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा उनमें? सबका मानसिक स्तर जो होता है अलग अलग होता है, वह भावात्मक उनका अनुभव जो होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। इस कारण क्या हो पाएगा? अनुकूलन का जो स्तर है या डिफरेंस है, तभी जो कि क्या है, राजेश है और कौन है फ्रेंड्स, जो देविका है, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। इनकी किसमें? ऊर्जावान स्थिति ये डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अनुकूलन का स्तर जो है डिफरेंस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना को समर्थन करता है? पहला आपका हो गया संगठनात्मक, दूसरा आपका होगा मानवीय, तीसरा आपका होगा व्यवहारवादी, चौथा आपका हो गया समाज सांस्कृतिक। आपका राइट आंसर इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवादी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है।
यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? आपका राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत, क्योंकि यह किससे संबंधित है? समाज की बात हो रही तो यह समाज से संबंधित हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? पहला आपका है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने के लिए अनुमति देना। सेकंड आपका है बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। थर्ड, बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना। चौथा आपका क्या है फ्रेंड्स? बच्चों को उस जगह पर बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को ऐसी जगह पर आप बैठाइए कि जहां पे उसका क्या हो, माइंड डाइवर्ट कम से कम हो, उसको आगे आप बैठा सकते हैं। उसको जहाँ पे डाइवर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसको उसके मित्र मंडली से निकाल के उसको आप अलग जगह बैठा सकते हैं, दूसरे ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा वहाँ उसका ध्यान कम भंग हो पाएगा, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित स्पष्ट करता है? पहला आपको पियाजे के अनुसार चलने विकास और आयु से सीधी संबंधित है फ्रेंड्स। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। विकास क्या है? डेवलपमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि क्या चलता है? एज के हिसाब से चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बुद्धि के साथ साथ उसका मानसिक स्तर भी क्या होता है? बढ़ता है। तो यह ग्राफ आपका सही प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। कोई अध्यापक है फ्रेंड्स, वो क्या कर रहा है? एक विद्यार्थी को पाता कोई उसका एक स्टूडेंट जो क्या कर रहा है? स्क्वायर बना रहा है, वर्ग बना रहा है, तो उसमें वो कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया, फिर वह सोचता है कि उसे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव होगी। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया होगा कि अगर वर्ग नहीं बना पा रहा तो उसको डायमंड को उसका जो चित्र बनाना है, हीरे का जो चित्र बनाना है, उसमें भी वह क्या करेगा? कठिनाई महसूस करेगा, नहीं बना पाएगा। अब यह किस आधार पर वह कह रहा है? आइए देखते हैं। पहला आपका विकास निरंतरीय होता रहता है। सेकंड आपका अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। थर्ड आपका है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। फोर्थ आपका है विकास की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स? उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? विकास का जो क्रम है फ्रेंड्स वो कैसे होता है? एक व्यवस्थित क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो वह उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि कैसे उसे पता चला? यदि बच्चा क्या कर पा रहा, किसी वर्ग को बना ही नहीं पा रहा, तो वह चतुर्भुज या समभुज या फिर कोई भी आकृति उसे बनाने के लिए दिया जाए तो कैसे बना पाएगा? सबसे पहले उसको क्या सिखाना पड़ेगा? ज्यामिति, जो जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं, उसे सिखाना पड़ेगा। गोल करना या कोई आकृति बनाना, सबसे पहले उसे भुजाओं का ज्ञान करना पड़ेगा, तभी वह वर्ग क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो उसे सबसे पहले यह पता चले कि वर्ग क्या होता है, उसके बारे में जानकारी होना क्या होती है फ्रेंड्स ज़रूरी है, तभी वह क्या कर पाएगा? इस चीज़ों को जोड़ पाएगा, गोल आकृति बनाएगा, चिन्ह व आयत की जानकारी उसे होगी, तभी वह क्या कर पाएगा? इस प्रकार बना पाएगा, जो कि क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। क्योंकि क्लास फर्स्ट में जो चीज़ें सिखाई जाएंगी बच्चे को, फिर सेकंड में उसके आधार पर थर्ड फोर्थ क्लास में आगे उस ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हुए बच्चा आगे बढ़ता है, ना कि पहले 10th क्लास की मैथ पढ़ा दी जाएगी फर्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लासेस उसी प्रकार से डिवाइड है जिस प्रकार से क्या होता है? बच्चे का विकास होता है, उसका माइंड लेवल जो होता है उसके आधार पर क्या होती है? बच्चे के हिसाब से सिलेबस को तैयार किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? फर्स्ट आपका है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है।
सेकंड, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। फोर्थ आपका व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ऑप्शन नंबर 1, परिवारों के माध्यम से विद्यालयों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। ऑप्शन सेकंड, मूल्यों व आवृत्तियों का शिक्षण व आकलन। थर्ड आपका है बलात्मक अधिगम व चिंतन समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुमति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। फोर्थ आपका है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन नंबर 1, खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर 2, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 4, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? सभी सांस्कृतिक से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 2 विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 चरणों में परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान। आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसमें? ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है? सभी सांस्कृतिक से संबद्ध चरणों की प्रथम सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। फर्स्ट आपका है अध्यापक केंद्रित, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड आपका है सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत, इस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? समाज के हिसाब से क्या करना है? क्रिएटिव बनना है, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्ट बच्चा रहता है। बच्चा समाज से सब कुछ चीज़ें सीखता है, बच्चा क्रिएटिव भी बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या कैसे फ्रेंड? समान शैक्षिक अवसर से क्या संदर्भ है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पहला आपका है क्या? फर्स्ट आपका है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा आपका क्या है? ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो, उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, ये आपका सही हो सकता है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें।
ये भी आपका सही लग रहा है। फोर्थ आपका क्या है, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे राइट आपका क्या हो गया, जो सबसे सही उत्तर इसमें है सटीक जो बैठ रहा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ये सबसे करेक्ट आंसर है। बच्चों को कैसी शिक्षा आपको देनी है, ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी है जो उनके लिए अनुकूल हो, जो उनके अकॉर्डिंग क्या करें, वो आसानी से उसे सहज प्रकार से समझ पाएँ, बल्कि उनके उसी के साथ साथ क्या हो, उनके भविष्य के निर्माण के लिए क्या हो, सहायक हो। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। फर्स्ट आपका अहंग केंद्रित, सेकंड विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, थर्ड आपका आनुवांशिकता, चौथा आपका अंतः सामाजिक अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, पियाजे की, मतलब जीन पियाजे की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, समाज की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, इसको कम आंका गया उन्होंने। जो समाज की बात करते हैं कौन करता है, समाज की बात कौन करता है, वाइगोस्की करते हैं। इन्होंने SCL की थ्योरी दी, क्या, सोशियो कल्चर और लैंग्वेज से संबंधित किसने थ्योरी दी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने की बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर कितना है 100 तथा इसका मान 15 हो गया। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत अंक की गणना कीजिए जिनसे वे बच्चे बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98%, जो कि इसका राइट करेक्ट क्या आया था, फार्मूले से निकालने पे आपका आ गया था 97.7%। लगभग इसको अनुमानित करके कितना किया गया, 98% किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। पहला आपका होगा विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। दूसरा आपका अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तीसरा आपका मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। चौथा आपका हो गया बुद्धि विश्लेषणात्मक सृजनात्मक हो गई एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। बुद्धि कैसी है, बुद्धि विश्लेषणात्मक हो गई आपकी, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। आपका राइट इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है, बुद्धि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण। मतलब मस्तिष्क के किसी एक भाग में आपको चोट लग रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी एक भाग में क्षति पहुंच रही है, किसी कारणवश उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको संपूर्ण बुद्धि पर प्रभावित नहीं होगी, संपूर्ण योग्यता को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि वो क्या करेगी, किसी एक डोमेन को ही प्रभावित करेगी। फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।